नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत आप सभी लोगों का शिक्षा के इस मंच पे। विद्यार्थियों, मैं राहुल सोगन आप सभी लोगों को इस YouTube चैनल के माध्यम से राजस्थान की कला एवं संस्कृति पढ़ाऊंगा, वो भी रीट 2023 के लिए स्पेशली पढ़ने वाले हैं। लेकिन देखो, ये जो टॉपिक है वो रीट में नहीं, राजस्थान की किसी एग्जाम में देख लो, वहां पे अवश्य पूछा जाता है। तो विद्यार्थियों, आपको सभी एग्जामों के लिए जो है ये उपयोगी है, तो आप लोगों को पढ़ना भी बड़े आराम से और ध्यान से होगा। देखो, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। मैं आपको मात्र एक वीडियो में जो है ये दुर्ग समझा दूंगा। यदि आप लोग जुड़ जाएंगे, पूरे वीडियो को देखोगे तो अच्छे से समझा पाऊंगा, इसलिए वीडियो पूरा देखना है। देखो, आज का हमारा टॉपिक है जैसलमेर दुर्ग। कौन सा? जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर के दुर्ग से पहले हम लोगों ने कुछ टॉपिक पढ़े हैं। पहला हमारा था गागरोन का दुर्ग। कौन सा दुर्ग पढ़ा? गागरोन का दुर्ग। और ये जो दुर्ग है ये है झालावाड़ के अंदर। उसके बाद में दूसरा हम लोगों ने दुर्ग पढ़ा था चित्तौड़ का दुर्ग। कौन सा? चित्तौड़ दुर्ग। चित्तौड़ का दुर्ग। इसके अलावा हम लोगों ने एक दुर्ग और पढ़ा था और वो था कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग। हम लोगों ने कुल मिला के जो है 3 दुर्ग पढ़ लिए हैं। अभी तक हमारे 3 दुर्ग कंप्लीट है और इन तीनों दुर्गों में से चाहे कैसा भी क्वेश्चन पूछो, आप लोग उसका जवाब दे सकते हो, यदि आप लोगों ने पिछली तीनों कक्षाएं देखी है। इसी तरीके से आज हमारे पास में जो कक्षा है वो है जैसलमेर दुर्ग की। कौन से दुर्ग की? जैसलमेर के दुर्ग की। अब देखो, इस जैसलमेर दुर्ग को पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले दुर्ग में पढ़ते क्या है, यही कि उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो ये जो जैसलमेर दुर्ग है इसका निर्माण करवाया गया था राव जैसल द्वारा। किसके द्वारा? राव जैसल भाटी द्वारा। जैसल भाटी द्वारा। भाटी वंश का एक राजा था राव जैसल, और इसके एक गुरु थे। उन गुरु का नाम था इंसाल ऋषि। क्या नाम था उनके गुरु का? इंसाल ऋषि। और इन इंसाल ऋषि के कहने पर इन्होंने जो है इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो विद्यार्थियों, आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि राव जैसल भाटी ने किसके कहने पे जैसलमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो एक गुरु थे इंसाल ऋषि, इनके कहने पर इन्होंने जैसलमेर के दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब इसमें यदि इसकी डेट की बात करें तो इन्होंने जो है इस दुर्ग का निर्माण करवाया 12 जुलाई। कब? 12 जुलाई 1155 ईस्वी को। कब? 1155 ईस्वी को। बड़ी आसान सी चीज है भाई, 12 जुलाई 1155 ईस्वी को। 12 जुलाई के 1155 ईस्वी में जो है हमारे इस दुर्ग का निर्माण हुआ था। यहां तक तो सामान्य जानकारी आती है। छोटे लेवल की जो परीक्षाएं होती है वहां पे ये पूछा जाता है। सीईटी में ये पूछा जा सकता है, आपके बीएसटीसी पीटीटी में जो है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब थोड़े से अपन और लेवल बढ़ा के बात करें तो आपसे प्रश्न पूछेगा ये स्थित कहां पे है, ये किस प्रकृति का दुर्ग है। यदि इसकी प्रकृति की बात करें तो ये जो दुर्ग है ये एक गिरि दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? गिरि दुर्ग। और उसी के साथ में ये कौन सी प्रकृति का दुर्ग है? धानवन श्रेणी का दुर्ग है। कौन सी श्रेणी का? धानवन श्रेणी का जो है दुर्ग है। अब देखो, इन दोनों श्रेणियों में क्या अंतर होता है, इस पे भी हमें थोड़ी बात करनी होगी। यदि इसकी बात करें तो गिरि का मतलब जो पहाड़ी पे स्थित हो। किस पे? पहाड़ी पे स्थित हो। और धानवन का मतलब ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ मरुस्थल हो, उसे क्या बोलते हैं? धानवन श्रेणी का दुर्ग कहते हैं। तो देखो, धानवन श्रेणी का दुर्ग कौन सा? जिसके चारों तरफ क्या हो? मरुस्थल हो। क्या हो? मरुस्थल। अब आप लोगों के समझ में आया यहां पे गिरि दुर्ग। यदि इसकी गिरि दुर्ग की बात करें कि ये कौन सी पहाड़ी पे स्थित है, तो एक पहाड़ी है यहीं पे। कौन सी? त्रिकुट पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? त्रिकुट पहाड़ी। और इसी त्रिकुट पहाड़ी पे जो है ये दुर्ग स्थित है।
देखो बड़ी आसान सी भाषा में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है कि ये जो दुर्ग है ये त्रिकूट की पहाड़ी पे स्थित है। और इस दुर्ग के किस प्रकृति का दुर्ग है, तो ये एक गिरि दुर्ग और दानवन श्रेणी का दुर्ग है। अब देखो थोड़ी सी इसकी दानवन श्रेणी की बात करें तो विद्यार्थियों ये जो मरुस्थल है यहाँ पे थार का मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? थार जो मरुस्थल है उसके अंदर ये स्थित है। दानवन श्रेणी में ऐसा दुर्ग आता है जिसके चारों तरफ क्या फैला हो? मरुस्थल फैला हो। तो विद्यार्थियों ये जो है हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। रीट की खोपड़ी में आप लोग इससे छेद कर दोगे यदि आप लोग ये सब याद कर लोगे। अब देखो थोड़ा सा इस दुर्ग के बारे में और बात कर लेते हैं हम लोग। यदि इसके बारे में और देखें विद्यार्थियों तो ये जो दुर्ग है ये कौन सी पहाड़ी पे है? त्रिकूट पहाड़ी पे स्थित है। कौन सी पहाड़ी पे? त्रिकूट पहाड़ी पे स्थित है। और ये जो त्रिकूट पहाड़ी है ये दो जगह है भाई। कहां पे? राजस्थान में जो जगहों पर जो है त्रिकूट पहाड़ियां हैं। एक जो त्रिकूट पहाड़ी है वो है करौली में। कहां पर? करौली में स्थित है। और एक जो पहाड़ी है ये कहां पे स्थित है? ये स्थित है अपने कहां पे भाई? जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर। और इन दोनों ही जगहों पर एक वंश का राज रहा था और वो वंश था यादव वंश। कौन सा? यादव वंश जो है इसका शासन रहा था इन दोनों ही जगहों पे। तो आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस जगह पर राजस्थान के यादव वंश का अधिकार रहा? तो यादव वंश का जो अधिकार है वो कहां पे रहा था? करौली। और कहां पे? जैसलमेर के अंदर यादव वंश का अधिकार रहा था। अब देखो यहां से हम लोग इतना कुछ क्लियर कर चुके हैं। अब थोड़े से इस दुर्ग के उपनामों की बात करते हैं। क्या इसके उपनामों की बात करें तो देखो इस दुर्ग का जो उपनाम है इसके उपनामों को देखते हैं। उपनाम, यदि इसके उपनामों को देखें तो इसका एक उपनाम मिलता है कि ये राजस्थान का अंडमान। क्या कहा जाता है इसको? राजस्थान का अंडमान। क्या कहा जाता है भाई? राजस्थान का जो अंडमान है इस दुर्ग को कहा जाता है। यदि और थोड़ी सी बात करें तो इसी दुर्ग को राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजस्थान का शरण दुर्ग। कौन सा दुर्ग? शरण दुर्ग भी कहा जाता है भी। और यदि बात करें यहीं से ये कौन सी पहाड़ी पे स्थित है? तो त्रिकूट पहाड़ी पे स्थित है, इसलिए इसे त्रिकूटगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। कौन सा कहते हैं? त्रिकूटगढ़ भी कहा जाता है भाई। इसके अलावा इसका एक नाम मिलता है गोहरागढ़। कौन सा? गोहरागढ़ के नाम से भी इस दुर्ग को जाना जाता है। इसके अलावा इस दुर्ग के कुछ और नाम है जैसे कि रेगिस्तान का गुलाब। क्या कहा जाता है भाई इसको? रेगिस्तान का गुलाब भी जो है इसको कहा जाता है, रेगिस्तान का गुलाब। यदि और बात करें इस दुर्ग की तो इस दुर्ग को रेगिस्तान का क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का शरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का शरण भी कहा जाता है। यदि इसका एक और उपनाम बताऊं तो इसे गलियों का दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? गलियों का दुर्ग। इतने सारे इसके उपनाम है। एक इसे 99 बुर्जों वाला दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 99 बुर्जों वाला दुर्ग। क्योंकि ये जो दुर्ग है इसके 99 बुर्ज है। अभी हम इस पे डिटेल से बात करेंगे, लेकिन आप लोगों को ये उपनाम याद करने हैं और ये उपनाम मैं आपको याद कराऊंगा। देखो किस तरीके से इनको एक एक करके याद करेंगे। ये जो दुर्ग है भाई, इसकी यदि बात करें विद्यार्थियों तो इसका जो है ये जो दुर्ग है अपना, ये दुर्ग इस तरीके का है। देखो ये अपने ऐसे इसको मान लेते हैं। इसके चारों तरफ परकोटा है भाई। क्या है? इसके चारों तरफ परकोटा है ऐसे। एक और इसके दोहरा परकोटा है।
अब इस परकोटे को हमें थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। देखो इस तरीके से, क्या हो गया, मिट क्यों नहीं रहा? इसमें क्या है ना, इस तरीके से बुर्ज बने हुए हैं यहाँ पे, जैसे ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, और इस तरीके के जो है जैसलमेर के दुर्ग में लगभग 99 बुर्ज बने हुए हैं। कितने? 99 ऐसे बुर्ज बने हुए हैं। इसीलिए इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहते हैं। क्या? 99 बुर्जों वाला दुर्ग। 99 बुर्जों का दुर्ग किसे कहा जाता है भाई? इसी दुर्ग को कहा जाता है। यदि और बात करें विद्यार्थियों, तो ये जो दुर्ग है इसमें यहाँ पे एक मंदिर है। क्या? यहीं पे इस दुर्ग के अंदर एक मंदिर है, और इस मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? वो मंदिर है भाई आवड़ माता का मंदिर। कौन सी माता का? आवड़ माता का मंदिर। और ये जो आवड़ माता का मंदिर है, आवड़ माता कौन थी? आवड़ माता कह दो, आयड़ माता कह दो, ये जो है जैसलमेर के बाटी वंश के कुल देवी थी। क्या थी? कुल देवी थी। कौन थी? जैसलमेर के बाटी वंश की क्या थी? कुल देवी मानी जाती है। यहीं पे एक और मंदिर है, और इस मंदिर को कहा जाता है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। कौन सा? लक्ष्मी नारायण मंदिर। और ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, इस मंदिर की मूर्ति कहां से लाई गई थी? कई बार प्रश्न पूछा जाता है, जैसलमेर के दुर्ग में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर की मूर्ति कहां से लाई गई थी? तो इसकी जो मूर्ति थी वो मेड़ता से लाई गई थी। भाई कहां से? मेड़ता से इसकी मूर्ति लाई गई थी। और जो मूर्ति मेड़ता से लाई गई थी उसका विद्यार्थियों इसको एक स्वर्ण के दरवाजों वाले मंदिर में स्थापित किया गया। अर्थात ये जो लक्ष्मी नारायण जी मंदिर है, इनके स्वर्ण द्वार है। क्या है? सोने के क्या है? द्वार है। और यदि बात करें तो ये जो लक्ष्मी नारायण जी है, ये जैसलमेर के बाटी वंश के लोक देवता है, या कुल देवता कह दो। क्या है? कुल देवता कौन है? लक्ष्मी नारायण जी है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है भाई। यदि और बात करें तो इस दुर्ग में यहाँ पे से एक कुआं है। क्या? यहाँ पे से एक कुआं है, और इस कुएं का नाम है जसलू कुआं। कौन सा कुआं? जसलू कुआं। और कहते हैं कि ये जो जसलू कुआं है, इसका निर्माण भगवान कृष्ण द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? भगवान कृष्ण द्वारा इस जसलू कुएं का निर्माण किया गया था। देखो बड़ी आसान सी भाषा में पढ़ रहे हैं और बड़ी शानदार भाषा में पढ़ रहे हैं। यदि विद्यार्थियों वीडियो जरा सा भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा सपना है विद्यार्थियों। देखो यहीं पे इस महल के इस दुर्ग के महलों की बात करते हैं, तो इस दुर्ग में एक जो महल है उसका नाम है जवाहर, क्या नाम है? जवाहर विलास महल। क्या नाम है इसका? जवाहर विलास महल। और यदि बात करें तो एक और महल है इसी दुर्ग के अंदर, उस महल का नाम है सर्वोत्तम। क्या नाम है? सर्वोत्तम विलास। क्या नाम है? सर्वोत्तम विलास महल। और ये जो सर्वोत्तम विलास महल है ये भी कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा इसमें यहाँ पे एक बादल महल स्थित है। कौन सा महल? बादल महल इसमें यहाँ पे एक स्थित है भी। अब तुम लोग कहोगे सर बादल महल तो जो है कहाँ पे? कुंभलगढ़ वाले में भी था। हाँ, कुंभलगढ़ वाले में भी है, कटारगढ़ दुर्ग में बादल महल, लेकिन यहाँ पे भी एक बादल महल बनाया गया है। ये जो है इस दुर्ग के कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि थोड़ी सी और बात करें तो इस दुर्ग का जो क्या है बोलते हैं इसको, प्रवेश द्वार लगभग यहाँ पे है। क्या? यहाँ पे इस दुर्ग का प्रवेश द्वार है, और इसका नाम है अक्षय पोल। क्या नाम है भाई? अक्षय पोल। अक्षय पोल इसका नाम मिल जाता है हमें। और इसी अक्षय पोल से जब बेणेश्वर वाला मेला लगता है उस समय यहाँ पे मरु महोत्सव प्रारंभ होता है। कौन सा महोत्सव? जो मरु महोत्सव है वो यहीं से प्रारंभ जो है होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कहाँ से? इसी अक्षय पोल से हमारा मरु महोत्सव प्रारंभ होता है। देखो जैसलमेर दुर्ग के बारे में हम लोगों ने जानकारी पढ़ ली है। अब हमारे नेक्स्ट दुर्ग पे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं इसको ही ऊपर कर देता हूं, क्यों ना। अब पढ़ते हैं। देखो
अब बात करें इस मरु महोत्सव के आगे, तो ये जो महल है इसकी क्या है भाई, छत जो है काष्ठ की बनी है, छत काष्ठ की है। किसकी बनी हुई है, काष्ठ की छत है। छत किसकी है, काष्ठ अर्थात लकड़ी की छत बनी हुई है। किसकी, लकड़ी की छत जो है बनी हुई है इस पे, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अर्थात इस महल में जो है आपको पत्थरों की छत नहीं मिलेगी, किसकी, लकड़ी की छत मिलेगी। और इसीलिए इस महल की दीवारों पे क्या है भाई, गोमूत्र का लेप किया गया। किसका, गोमूत्र का लेप किया गया है, गोमूत्र का लेप किया गया है। इसकी छत पर गोमूत्र का लेप किया गया है ताकि ये जो है बीदने से बच सके। अब यदि और बात करें तो ये जो महल है इसके अंदर मिट्टी एवं चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात सीमेंट या चूने जैसी कोई चीज नहीं लगाई गई है। बिना, ये केवल पत्थरों से बना हुआ है। किससे, केवल पत्थरों से बना हुआ दुर्ग है, केवल पत्थर द्वारा निर्मित, केवल पत्थर द्वारा जो है निर्मित महल है भाई। क्या, केवल पत्थर द्वारा निर्मित महल है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बड़ी आसान सी और बड़ी सरल भाषा में पढ़ रहे हैं, देखो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। ये जो महल है इसकी छत किसकी है, अभी लकड़ी की छत है। दूसरा बात करें तो इस क्या गोमूत्र का लेप किया गया, किसका, गो जो मूत्र होता है उसका लेप किया गया है। तीसरे में बात करें तो ये केवल पत्थरों से बना है भाई, जैसे कि इसमें एक पत्थर लगा दिया इस डिजाइन का, कौन सा, इस डिजाइन का, तो इसके ऊपर वाला जो पत्थर है वो होगा इस डिजाइन का, ताकि इसको भर दे। और इस तरीके से जो है पत्थर यहाँ पे लगाए गए हैं, एक दूसरे के ऊपर चिपकाए गए हैं और इनमें मिट्टी, सीमेंट या चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो इस दुर्ग के हम प्रमुख शाखे पढ़ लेते हैं। क्या पढ़े, प्रमुख शाखों की बात करते हैं। इस दुर्ग के कौन कौन से प्रमुख शाखे हुए थे उनके बारे में बात करते हैं। यदि देखो इस दुर्ग के प्रमुख शाखों की बात करें, क्या प्रमुख शाखे कौन कौन से हुए, तो इस दुर्ग को 2.5 शाखों के लिए भी प्रसिद्ध माना गया। यहाँ पे 2.5 शाखे हुए थे, अर्थात 2 शाखे पूर्ण हुए और तीसरा शाखा अधूरा था। इसमें केसरिया तो हुआ था, लेकिन क्या नहीं हुआ भाई, केसरिया हुआ लेकिन इसके अंदर जोहर नहीं कर पाए थे, वो पढ़ना है। देखो शाखे हुए, उनमें से 3 शाखों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। क्या, 3 शाखों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। हमारा जो प्रथम शाखा था इसको लिखते हैं प्रथम शाखा। इधर का ये जो प्रथम शाखा है ये हुआ था मूलराज बाटी के समय। किन के समय, मूलराज बाटी प्रथम के समय ये शाखा हुआ था भाई। यदि और बात करें तो इसके समय आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। किसके समय, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसके समय आक्रमण किया गया था। यदि और बात करें तो इसने अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया था, तो 1300 कब, 1312 ईस्वी में, 1312 ईस्वी में जो है इसने आक्रमण किया था। और मूलराज बाटी के नेतृत्व में यहाँ पे सेना ने केसरिया धारण किया था विद्यार्थियों। अब देखो दूसरे शाखे की बात करें, कौन सा शाखा, दूसरा शाखा यदि बात करें तो दूसरा जो हुआ था ये हुआ था भाई 1359 ईस्वी में। कब हुआ था, 1359 में। ये जब शाखा हुआ तो इस समय यहाँ के शासक थे राव दूदा। कौन थे, राव दूदा यहाँ के शासक हुआ करते थे। और अटैक किसने किया, तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा। किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा यहाँ पे आक्रमण किया गया। और फिरोज शाह तुगलक ने जब आक्रमण किया तो भाई यहाँ पे शाखा हुआ और इस शाखे में राव दूदा ने जो है क्या है, केसरिया धारण किया था। अब सबसे अंतिम अपना आ जाता है कौन सा, तीसरा शाखा। कौन सा, 2.5 वाला जो शाखा हुआ था उसी के ऊपर बात करेंगे कि तीसरा 2.5 जो अधूरा रह गया था हमारा उसके ऊपर बात करें। यदि तीसरे शाखे की बात करें, किसकी, तीसरा शाखा, यदि इस तीसरे शाखे की बात करें तो ये जो तीसरा शाखा हुआ था ये हमारा हुआ था भाई कब, ये हुआ था 1550 ईस्वी में। कब, 1550 ईस्वी में।
इस समय यहाँ का शासक कौन था? तो राव लूणकरण भाटी था। कौन था? राव लूणकरण भाटी यहाँ का शासक हुआ करता था। और कांधार का जो शासक था, कहाँ का? कांधार का शासक अमीर अली, ये धोखे से जो है यहाँ पे सहायता मांगने की जगह यहाँ पर क्या कर देता है? अटैक कर देता है राव लूणकरण के ऊपर, सहायता मांगने आता है और अपनी पालकियों के अंदर सेना बिठा के लाता है। इसमें राव लूणकरण जी केसरिया तो धारण करते हैं, लेकिन महिलाएं जौहर नहीं कर पाती है विद्यार्थियों, इसलिए इसको अधूरा साका कहा जाता है। और हमारा जो जैसलमेर का दुर्ग है वो 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। तो देखो, जैसलमेर के दुर्ग से संबंधित सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं विद्यार्थियों। उम्मीद है आप लोगों को यह कक्षा समझ में आई होगी। यदि विद्यार्थियों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और विद्यार्थियों वीडियो को अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थी।